देखें, WTO हमारी चर्चा हो रही थी और WTO पर चर्चा के क्रम में मैंने आपके साथ MFN की चर्चा की थी, नहीं? दूसरा कंटेक्स्ट अगर हम MFN के अपवादों की भी हमने चर्चा की थी, और MFN के अपवाद के रूप में हमने किसकी चर्चा की थी? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं? और दूसरा वरीयता प्रदान करने वाली व्यापार व्यवस्था, और इसकी चर्चा हमने किसके कंटेक्स्ट में की थी? तो इसकी जो चर्चा हमारी हुई थी, प्रेफरेंशियल सिस्टम फॉर प्रेफरेंशियल, इसको लिख ले, प्रेफरेंशियल सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, नहीं? अगर यहां से मूव करें तो दूसरा जो टर्म यूज आता वह डंपिंग, और डंपिंग के कंटेक्स्ट में जो एक टर्म यूज आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग, और दूसरा जो टर्म यूज में आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक बिंदु केवल वहां पर ऐड कर लें तो जहां पर वर्ल्ड बैंक और IMF की चर्चा आपने की है, जहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक की चर्चा की है ना पीछे, नहीं, ब्रेटन वुड ट्विंस वाले में, उसमें केवल एक पॉइंट आप एडिशन कर लें, क्योंकि देख लें, इस चीज को ध्यान रखें, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, नहीं? आप लोग निश्चिंत रहें, आप पर सेकेंड राउंड में और विस्तार से चलूंगा, ठीक है? टर्म लिख लें, वर्ल्ड बैंक जो लोन उपलब्ध करवाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, अब संरचनाओं के विकास के लिए ऋण प्रदान कौन करता? वर्ल्ड बैंक अब संरचनाओं के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, और IMF किसके लिए ऋण प्रदान करता है? तो IMF जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से, नहीं, असिस्ट responding to the balance of payment crisis। डंपिंग का मतलब समझते हैं? वापस लौटे, डंपिंग का मतलब समझते हैं या नहीं? बोलें। डंपिंग का सिंपल सा मतलब होता है, डंपिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी देश अगर अपने किसी उत्पाद को भारी मात्रा में किसी दूसरे देश में जो है भेजता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? डंपिंग कहलाती है, नहीं? भारी कोई भी देश अपने उत्पादन को किसी दूसरे देश में जाकर उसके उत्पादन लागत से कम कीमत पर जब उपलब्ध करवाती है, ध्यान रखेंगे, उत्पादन से कम कीमत और लार्जर वॉल्यूम, तो यह प्रक्रिया डंपिंग कहलाती है। When a country dumps its product
dumps its product in any other country, on the larger scale, at the cost which is less than its cost of production. Less than its cost of production. This process is called dumping. यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डंपिंग. ठीक है. और डंपिंग का पर्पस क्या होता है? तो डंपिंग का पहला पर्पस होता है रिस्पॉन्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन. डंपिंग का पर्पस हो सकता है अति उत्पादन की समस्या अगर किसी देश में है तो अति उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाता है? अक्सर फंसी हुई पूंजी को बाहर निकालने के लिए उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु को भारी निकाला जाता है. और दूसरा पर्पस डंपिंग का क्या होता है? तो दूसरा पर्पस जो डंपिंग का होता है वो मोनोपोलिस्टिक पर्पस. इसका एक पर्पस होता है उस देश के बाजार पर एकाधिकार कायम करना. नहीं तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उस देश की नेशनल इकोनॉमी एडवर्सली प्रभावित होती हुई आएगी. नहीं तो अगर कोई देश डंपिंग की समस्या से जूझ रहा है तो डंपिंग की समस्या से जूझ रहे देश जो है वो ऐसे इंपोर्टेड आइटम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं. अर्थात डंपिंग की चुनौती से निपटने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. नहीं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने के दो कंडीशन हैं. नहीं नंबर वन पहला कंडीशन क्या है? यह साबित करना होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री उससे डंपिंग से एडवर्सली प्रभावित हुआ है. डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैव बीन adversely affected by dumping. कमा देके must be proven. अर्थात एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि डंपिंग के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था प्रतिकूलता प्रभावित हुई है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है. और दूसरा क्या है?
application of anti-dumping duty must be demanded. Application of anti-dumping duty must be demanded by the domestic industries. By the domestic industries with the claim that their 1/4 of production has been affected by it. Their 1/4 of production has been affected by it. घरेलू उद्योग के द्वारा या घरेलू उद्योग की ओर से इस दावे के साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस दावे के साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने की मांग की गई हो, कि उनके, क्योंकि डंपिंग के कारण उनके कुल उत्पादन का 1/4 अंश प्रभावित हुआ है। बढ़ूं आगे। थर्ड वन इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो लगाया जाता है किस पर? आयातित उत्पादों पर। इंपोर्टेड गुड्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है? काउंटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी। इसका पर्पस क्या होता है? नहीं, अगर आयातित उत्पाद को निर्यातक देश के द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है तो उस सब्सिडी के प्रभाव को काउंटर करने के लिए क्या लगाया जाएगा? काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसका भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है इसका भी। हाँ, अर्थात काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी तभी लगाया जाएगा जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इकोनॉमी पर, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होता। और दूसरा, जब घरेलू उद्योगों के साथ इस संदर्भ में मांग की गई। बढ़ूं आगे। अगला है SSM। व्हाट डज इट मीन? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। नहीं, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या है या कब लगाया जाएगा? इन केस ऑफ रैपिड इंक्रीज इन
या रैपिड की जगह इन केस ऑफ हैवी इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एनी आइटम, अगर किसी विशेष मद में, अगर किसी विशेष मद में आयात में अचानक तीव्र वृद्धि होती है, अगर किसी विशेष मद में आयात में अचानक तीव्र वृद्धि होती है और इस वृद्धि के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था प्रतिकूलता प्रभावित होती है, एंड ड्यू टू दिस हैवी इंक्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो इन दैट केस क्या किया जा सकता? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के प्रोविजन के तहत क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया जा सकता और क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया जा सकता। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया जा सकता का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है का मतलब यह है आयात की मात्रा को प्रतिबंधित करना, उस मद में मतलब यह निर्धारित किया जाएगा इस मात्रा से ज्यादा आयात नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है। और दूसरा काम क्या किया जा सकता है क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन के जरिए? तो इसके तहत उस मद पर आयात शुल्क में वृद्धि की जा सकती है। नहीं, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दैट आइटम। अब थोड़ा सा पर्पस समझने की कोशिश करें। मैंने अभी तक 3 चीजों की चर्चा की है आज आपके साथ। मैंने आपके साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी की चर्चा की है, नहीं? अगेन अगर आप देखें तो मैंने आपके साथ किसकी चर्चा की है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद मैंने आपके साथ काउंटरवेलिंग ड्यूटी की चर्चा की है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी दोनों के पर्पस क्या हैं? दोनों के पर्पस एक ही है, घरेलू अर्थव्यवस्था को अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना, नहीं? गिविंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी, गिविंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम अनड्यू कंपटीशन। बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? और अगर आप देखें तो तीसरा स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण नहीं है, बल्कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है आकस्मिक परिस्थितियों में घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने का मैकेनिज्म है।
प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी, एसएसएम के संदर्भ में मैं कह रहा प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी in case of contingency, बातें समझ में आई। अब फिर इस शब्द को समझने की जरूरत है। इसको मिटा दूं? ट्रेड बैरियर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेड बैरियर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध, क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, और गुणात्मक प्रतिबंध। इसको क्या कहते हैं? ओ सॉरी, मात्रात्मक प्रतिबंध को क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन और इसको क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन करते हैं। नहीं, अगर हम देखें तो प्री WTO फेज फेज में इसका मतलब समझ में आया या नहीं? WTO की स्थापना के पहले तक कोई भी देश क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का भी सहारा ले सकता था और क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का भी सहारा ले सकता था, लेकिन पोस्ट WTO फेज अनुज 2 मिनट के लिए बंद करते हैं। तो प्रश्न के पैटर्न बदलने की स्थिति में स्टेटमेंट आधारित प्रश्न डाले जा सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट यह डाला जा सकता कि WTO व्यवस्था के अंतर्गत अब किसी भी परिस्थिति में मात्रात्मक प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जा सकते। यह स्टेटमेंट सही होगा या गलत? मेरे स्टेटमेंट को आपने ध्यान से नहीं सुना। WTO व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी स्थिति में मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं आरोपित किए जा सकते आयातित उत्पादों पर। यह सही होगा या गलत? गलत होगा। क्यों? सामान्य स्थिति में किसी भी तरह के मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं आरोपित किए जा सकते, लेकिन विशिष्ट स्थिति में या आपात स्थिति में
विशिष्ट स्थिति में या आपात स्थिति में क्या हो सकता है? विशिष्ट स्थिति में या आपात स्थिति में ये आरोपित किए जा सकते किसके तहत? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत। देखिए एक बात बार बार मैं कहता हूं, रटने की कोशिश करेंगे तो परेशानियां आपकी क्या होंगी? बढ़ जाएगी। इसलिए समझने की कोशिश करें। अब बढ़ूं, सामान्य परिस्थिति में हमें किसका सहारा लेना होगा? नहीं, गुणात्मक प्रतिबंधों का, क्योंकि मात्रात्मक प्रतिबंध डायरेक्ट होते, गुणात्मक प्रतिबंध क्या होते हैं? मात्रात्मक प्रतिबंध जो होंगे वो प्रत्यक्ष होते, डायरेक्ट होते। गुणात्मक प्रतिबंध क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, परोक्ष होते, या इसी को आप कह लें अप्रत्यक्ष होते। नहीं, करेंट जो ट्रेंड है, क्योंकि अब तक तो टर्म और एक आइडिया आपको दे दिया, अब तक जितनी चीजें चर्चा की गेट WTO अंतर को छोड़कर एक और डायमेंशन आप ऐड कर लें। यदि WTO व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार का विवाद उठता है तो विवाद की स्थिति में क्या होता? DSB का प्रावधान है। DSB मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अर्थात विवाद निपटारा तंत्र। ये WTO को क्या करता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी WTO को गेट से अलग बनाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वह क्या है? WTO डिफरेंस फ्रॉम गेट। क्योंकि गेट की स्थिति में देखिए, गेट व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का विवाद उभरता था तो उस विवाद के निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो आपको आपस में मिल बैठ करके सुलझाना। लेकिन WTO ने क्या किया? विवाद के निपटारे के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित किया, और उस संस्थागत तंत्र को क्या कहते? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कहते। तो किसी भी प्रकार का विवाद उठेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डंपिंग की बात की, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात की, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात की, नहीं तो एक पक्ष कहेगा डंपिंग किया जा रहा है इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने लगाया। दूसरा पक्ष कहेगा कि हैवी सब्सिडी दिए जाने के कारण इंपोर्टेड गुड्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट को प्रभावित कर रही है, अनड्यू कंपटीशन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। और दूसरा पक्ष क्या कहेगा? दूसरा पक्ष जो कहेगा नहीं, हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई ही, हम डंपिंग कर ही नहीं रहे हैं, हम सब्सिडी की मात्रा का उल्लंघन कर ही नहीं रहेंगे। तो विवाद की स्थिति बनेगी या नहीं? तो विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष कहां जाएंगे? DSB के पास जाएंगे और DSP उसका सॉल्यूशन देगा। नहीं, अब अगर देखें क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो होता वो भी दो प्रकार का होता। TB एंड TB। मोस्ट इंपॉर्टेंट TB का मतलब क्या है? टैरिफ बैरियर। TB है टैरिफ बैरियर, और NTB क्या है?
नॉन टैरिफ बैरियर, एक है टैरिफ बैरियर और दूसरा क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर। नहीं, ये एनटीबी आप देखेंगे यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है, प्री में भी पूछा है और मेंस में जिस दौर में यूपीएससी 2 मार्कर पूछा करती थी उस दौर में उसने मेंस में भी पूछा है। नहीं तो यहां पर पूछा। और बिहार में अब ट्रेंड क्या है, एक्रोनिम बतलाने का कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ABCDE होता है ना। तो एनटीबी नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें टैरिफ बैरियर में हम क्या करते हैं, सीमा शुल्क से, टैरिफ बैरियर का संबंध सीमा शुल्क से है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर का संबंध किससे जाकर जुड़ेगा। अगर आप ध्यान रखें इस बात को तो बार बार आप क्या पाते हैं, बार बार आप यह पाते हैं अक्सर कि पश्चिमी देश, पता चला भारत से कालीनों का जो निर्यात किया जाता है पश्चिमी देशों को, तो पता चला यूरोपीय देशों ने कालीनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई प्रतिबंध का आधार क्या है, उनका क्या आधार होता, तो वो कहते हैं कि भाई ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, केमिकल कलर का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम रंग का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल के कारण हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। या फिर वो कहेंगे कि ये लोग मानव श्रम का, कालीन उद्योग या दरी उद्योग में बाल श्रम का इस्तेमाल हो रहा है, तो कभी प्रतिस्पर्धात्मकता का तर्क देंगे, कभी मानव स्वास्थ्य का तर्क देंगे, कभी कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल का तर्क देंगे, कभी बाल श्रम का तर्क देंगे। तो इन तमाम आधारों पर जो प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत आते हैं। क्या किसमें, इसमें शुल्क नहीं है, इसमें किसी न किसी बहाने से रोकने की कोशिश की जाती है। नॉन टैरिफ बैरियर स्पष्ट हुआ, बढ़ूं आगे। कोई भी श्रम अदर देन टैरिफ और अदर देन क्वांटिटी, नहीं, सीमा शुल्क के आधार पर या आयातित वस्तुओं की मात्रा पर जो प्रतिबंध आरोपित किए जाते, उसके अलावा जो भी प्रतिबंध होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो वो सारे प्रतिबंध जो हैं नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आएंगे। नहीं तो अक्सर प्रतिस्पर्धात्मकता, श्रम, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धात्मकता, श्रम, स्वास्थ्य, बाल श्रम, जैसे मसलों का हवाला देकर के क्या किया जाता, जैसे मसलों का हवाला देकर के व्यापार को रोकने की कोशिश की जाती। बढ़ूं यहां से, हाँ हाँ 10 मिनट का समय दे देंगे मुझे, बस 10 मिनट का। हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर आगे जो डिस्कस करने जा रहा हूं ना वहां पर आपको मिल जाए। WTO एग्रीमेंट के अंतर्गत आप जाएंगे
क्या क्या आएगा? agreement related to removing trade barrier. दूसरा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. तीसरा ही ट्रिप्स. अनुज मार्कर ले. ट्रिप्स ये क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. फिर ट्रिम्स. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. नहीं क्या? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स गैट्स. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ सर्विसेज और ट्रेड इन सर्विसेज. ये ध्यान रखेंगे, गैट और गैट्स दोनों दो चीजें हैं. नहीं, गैट और गैट्स. गैट्स जो है वो WTO एग्रीमेंट का क्या है? का अहम हिस्सा है. नहीं, ऐसा हिस्सा जो WTO को क्या करता है? WTO को गैट से भिन्न बनाता है. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ से भिन्न बनाता है. नहीं, और लास्ट क्या डायमेंशन है? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड कॉटन्स. एग्रीमेंट ऑन तो आपसे फुल फॉर्म क्या पूछा जा सकता है? आपसे ट्रिप्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे ट्रिम्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे गैट्स के बारे में पूछा जा सकता है. समझ रहे हैं ना? नहीं, टर्म दे देगा और ये पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है.
मेरे ख्याल से ट्रिम्स पूछा गया है, ट्रिप, हाँ नहीं, बढ़ूं आगे, यहां से आगे बढ़ूं। अब इसमें एक स्टेप और नीचे उतरा जा सकता है, एक स्टेप और नीचे उतरा जा सकता है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि यह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, यह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडी दिखाई पड़ता। ऊपर वाला मिटा दूं, साइड मिटा दूं, नहीं, अब WTO व्यवस्था के अंतर्गत जो है सब्सिडी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस आधार पर, यह क्लासिफिकेशन जो किया गया है आप अगर देखें